लास्ट टाइम हमने समझा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच क्या है, हाइंस द्विधा के बारे में समझेंगे और उसकी क्रिटिसिज्म मीन्स कि उसकी आलोचना जो है वो इस सिद्धांत की कहाँ कहाँ आलोचना की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच के बारे में। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच कोहलबर्ग ने बताई थी। इसमें वो अपने बच्चों से इस तरह से क्वेश्चन करा करता था कि जिसमें वो उनको धर्म संकट में डाल दिया करता था। जब धर्म संकट में होते थे बच्चे, तब उनका मोरल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज के बच्चे का डेवलपमेंट किस स्टेज तक हो पाया है, मीन्स किस एज के बच्चे का जो डेवलपमेंट किस स्टेज तक हो पाया है, वो चेक करने के लिए उसको धर्म संकट में डालकर या ऐसी कहानी सुनाकर उसका मोरल डेवलपमेंट चेक किया जाता था। तो इस तरह की ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच का उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने काफी सारी कहानियां क्रिएट की। उन्होंने 11 कहानियां बनाई थी इस तरह से, और उन 11 कहानियों में से सबसे फेमस जो है वो हाइंस द्विधा के बारे में बताया गया है। हाइंस द्विधा जो थी या हाइंस डायलेमा के नाम से भी ये फेमस है। इसमें जो थी, हाइंस नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जो पत्नी है वो बहुत बीमार है। अब उसको दवाई चाहिए और वो जो दवाई है वो रेडियम से बनी है और उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसका जो बनाने वाला है वो उसकी कॉस्टिंग से भी 10 गुना ज्यादा पैसे उससे मांग रहा है। बहुत कोशिश की हाइंस ने, पर फिर भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाया कि वो दवाई खरीद सके। उसके पास सिर्फ उससे आधे पैसे ही इकट्ठे हो पाए। अब उसने जाकर जिस केमिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे ये दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी जो है मरने वाली है। इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी उसने वो दवाई केमिस्ट ने नहीं दी, क्योंकि वो कहता था कि ये दवाई मैंने बनाई है और इसके मैं पूरे पैसे वसूल करना चाहता हूँ। तो उसने उसको दवाई भी नहीं दी। अब हाइंस बड़ी दुविधा में है। अब प्रश्न ये उठते हैं कि अब हाइंस क्या करे। जो बच्चों से जो प्रश्न पूछे गए वो इसी तरह से पूछे गए कि अब हाइंस को क्या करना चाहिए, कि क्या वो उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या एक दवाई चुराकर अपनी पत्नी को खिलाना एक पति का कर्तव्य है? तीसरा क्वेश्चन, कि जो इतने कॉस्टिंग जो उसने केमिस्ट ने इतनी कॉस्टिंग जो उसकी रखी हुई है, क्या ये जायज है? या फोर्थ क्वेश्चन, कि जो उसकी जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर अंकुश लगाने का कोई कानून नहीं होना चाहिए? तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस वो अपने बच्चों से पूछा करता था और इस तरह से उनका जो मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस थी वो चेक की जाती थी। तो हाइंस द्विधा जो है वो कोहलबर्ग से ही जुड़ी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच के भी बारे में इसने बात की है, प्राणीगत उपागम के बारे में बात की है कि बहुत ज्यादा परेशानी में भी क्या अपने नैतिकता को एक इंसान एक व्यक्ति छोड़ देता है कि नहीं छोड़ सकता। तो इस तरह से धर्म संकट में डालने के बाद वो कितना नैतिक है कितना अनैतिक है उसको चेक करने के लिए ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच के बारे में बात की गई है। उसके आलोचना क्रिटिसिज्म कहाँ कहाँ की गई है। उसने बात की थी यूनिवर्सल इथिक्स की। यूनिवर्सल इथिक्स की इसने बात करी है कोहलबर्ग ने। जो कोहलबर्ग थे वो कहते थे कि सार्वभौमिक बात करते थे कि एक व्यक्ति जब मानव जाति के उत्थान के लिए सोचता है तो वो यूनिवर्सल हो जाता है, मतलब यूनिवर्सल इथिक्स की बात करता है वो। पर अब उसने कहा कि यूनिवर्सल इथिक्स या यूनिवर्सल सार्वभौमिक कुछ भी नहीं है। जो भारत में नैतिक समझा जाता है, अमेरिका और अलग दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में वो नैतिक हो सकता है ना हो। मतलब हर कंट्रीज के लिए अलग अलग नैतिक और अनैतिक की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। तो सार्वभौमिकता या यूनिवर्सल की जो उसने बात की थी, या हम कह सकते हैं कल्चर के बारे में जो बात की थी, हर कल्चर की जो इथिक्स है नैतिकता है वो अलग अलग है। तो उसने इन चीजों को नहीं समझाया था। इसकी एक तो क्रिटिसिज्म ये हो गई कि उसने कल्चर के बारे में नहीं समझा पाया था वो कि अलग अलग कल्चर की इथिक्स अलग अलग हो सकती हैं, और जेंडर बायस के बारे में भी नहीं बता पाया था। उसने ये नहीं बताया कि मतलब एक औरत की नैतिकता और एक आदमी की नैतिकता कितनी डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, कितनी अलग हो सकती हैं। तो ये जेंडर बायस थ्योरी भी हम सिद्धांत भी मानते हैं इसको। तो ये इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। अब हम छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस लेंगे।
आप उनके आंसर दीजिएगा। देखो हमने 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी, तो इन्हीं 3 स्टेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्टेज ऑफ ईगो कोहलबर्ग के कौन से स्टेज में देखी जाती है। देखो आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, अगर हम इसको इसी तरह से ना लिख के हम जैसे हमने लास्ट अपनी वीडियो में समझा था उसी तरह से समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड एंड थर्ड, ताकि जो हमारी एक जो पिक्चराइजेशन है, इमेजिनेशन जो हमारी हमने पहले लास्ट उसमें करी थी, ताकि हमारी वही फॉलो हम उसको कर सकें। देखो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था कि बच्चा पनिशमेंट के, दंड के डर से कुछ काम कर रहा था, और उसके बाद उसका हित जो था, अपने हित के बारे में सोच रहा था। इट मीन्स उसका जो ईगो भी इसमें आ गया था, ठीक है ना, अपने इंटरेस्ट के सोच, अपना जो उसका खुद का जो सेल्फ इंटरेस्ट था और ये ईगो, तो इसमें ईगो जो थी वो फर्स्ट स्टेज में आ गई है। तो इसका जो आंसर है वो यहीं आ गया है निकल के, ठीक है, कि ईगो की बात फर्स्ट स्टेज में ही की गई है बच्चे के। सेकंड हम क्वेश्चन करते हैं कि एक बच्चा लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी के बारे में कौन से स्टेज में बात करता है, या किस एज में जो बच्चा है वो लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी को समझने लगता है। ऑप्शन आपके हैं, बच्चा जब 5 से 10 साल का है, 10 से 13 साल का है, 13 से 16 का, या 16 से 19 का। इस तरह से कौन से स्टेज में बच्चा लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो जो सेकंड स्टेज थी उसमें बताया गया था कि बच्चा प्रशंसा से काम करता है, जब अपनी प्रशंसा, एडमिरेशन चाहता है, और दूसरी जब वो रूल्स या लॉ एंड ऑर्डर को समझने लग जाता है। तो इट मीन्स सेकंड स्टेज ऐसी है उसकी जिसमें वो रूल्स को या लॉ एंड ऑर्डर को समझने लग गया है। बट एज पूछी है इसमें, ईयर्स की बात हुई है, एज की पूछी है, स्टेजेस नहीं पूछे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेज में बच्चा अभी यहाँ पे 10 साल तक, बच्चा जो होता है वो 10 साल तक फर्स्ट स्टेज में ही रहता है। उसके बाद 10 से 13 साल तक सेकंड स्टेज में रहेगा, और उसके बाद 13 साल के बाद अगर वो थर्ड स्टेज में जाना चाहे, अगर उसकी उतनी मोरल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके बाद वो आगे बड़ा होके किसी भी स्टेज में, किसी भी एज तक ऊपर जा सकता है। जो मानव समाज के बारे में जो सोचे, मानव जाति के हित के बारे में सोचे, वो आगे सोच सकता है। पर सेकंड और फर्स्ट की यहाँ पे बात हुई है, तो यहाँ पे हम 10 से 13 वाली जो स्टेज है वो हम कह सकते हैं कि उसमें कन्वेंशनल, परंपरागत अवस्था जो है बच्चा है अभी, और 10 से 13 साल का हो सकता है जब वो रूल्स को समझने लग गया है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सामाजिक अनुबंध की जो है वो कौन सी स्टेज है। कोहलबर्ग के हिसाब से सामाजिक अनुबंध की जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज है, जब एक मानव जाति के हित की बातें सोची जाती हैं, पूरे समाज के बारे में जब सोचा जाता है, अपने से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की बात सुनी जाती है, उस स्टेज को हम कह देते हैं थर्ड स्टेज। इट मीन्स पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या उत्तर परंपरागत स्टेज। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से देखे गए हैं। और आप जब उनको एक बार अगर आप सिद्धांत पढ़ के अगर आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इजीली, बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी परेशानी के, आप इजीली उनको फॉलो कर पाएंगे, आप उनको इजीली कर पाएंगे। तो आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।